डियर स्टूडेंट, आज के मॉडर्न सोसाइटी को हम इमेजिन नहीं कर सकते बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके एसी में, फैन में, बल्ब में जो लाइफ लाइन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का वो फंक्शन नहीं कर सकता। इट वुड बी वंडरफुल टू नो कि आप इवन सोच नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, देख नहीं सकते विदाउट इलेक्ट्रिक करंट। आपके नर्वस सिस्टम में एक पार्टिकुलर अमाउंट का जब करंट फ्लो होता है तभी आप ये सारे डेली एक्टिविटी आप कर पाते हो। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यदि हमारे पास में एक सिंपल एक सर्किट है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच है और एक बैटरी है, और जैसे ही मैं यहां पे स्विच को ऑन करता हूं बल्ब ग्लो होते आपको नजर आएगा। और यदि आपके मन में क्वेश्चन आया हुआ कि ये बल्ब ग्लो क्यों हुआ, तो एक जो सिंपलेस्ट आंसर आपको मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट एक जनरल कॉन्सेप्ट है और हम किसी भी चीज के फ्लो को एक करंट टर्म दे सकते हैं। जैसे एयर फ्लो हो रहा है तो हम उसको एयर करंट कह सकते हैं, वाटर फ्लो हो रही है तो वाटर करंट कह सकते हैं। उसी तरह से यदि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि मैं कहूं कि इस बैटरी ने 9 वोल्ट पोटेंशियल यदि प्रोवाइड किया है तो कैन यू कैलकुलेट द करंट। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैकेनिक्स में मैं ये कहता कि यदि आपके पास में एक ट्रक है और इस पे 100 न्यूटन फोर्स यदि एक्सर्ट किया गया है तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इमीडिएटली आपका क्वेश्चन क्या होता, आप ये कहते कि सर ऐसा करिए, आप इस ट्रक का मुझे मास बता दो। एक बार यदि आप मुझे मास बता दोगे तो मैं इस फोर्स को यहां पे अप्लाई करूंगा और ये न्यूटन्स लॉ के अनुसार से मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्सेलरेशन F बाई m के बराबर होगा। यहां से यहां तक का जो जर्नी है ये बहुत ही केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन के बाद आया है। जो न्यूटन्स लॉ है आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद प्रूफ हुआ है। सेम वे में बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यदि बल्ब के रेसिस्टेंस को जान ले एक बार तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे करंट को V बाई R हम लिख सकते हैं। लेकिन यहां से यहां तक के जो जर्नी है, जो लॉज है, क्या फिजिक्स के प्रिंसिपल ये हमें अलाउ किया है ऐसा लिखना, इन सब चीजों को हम इस पूरे चैप्टर में डिकोड करेंगे। एक चीज और आपको नोटिस करना चाहिए, जैसे ही मैंने यहां पे आपसे एक्सेलरेशन पूछा था तो आपने इस ट्रक का सिर्फ मास जानने का कोशिश किया। इसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेंथ है, वॉल्यूम है, आपके पास इसका कलर है, टेम्परेचर है, उन सभी चीज को हमने हाइड कर दिया और सिर्फ इसका एक प्रॉपर्टी मास को हमने यहां पे लिया है। उसी तरह से बल्ब के पास में बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकता है लेकिन हम उन सभी प्रॉपर्टीज को हाइड करके सिर्फ उसके रेसिस्टेंस का, यदि हमें हमें सिर्फ रेसिस्टेंस मालूम चल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि करंट निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या, कैसे, इन सभी चीजों को डिकोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट से। एटॉमिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यहां पर भी मैंने एकदम सिंपल सर्किट कंसीडर किया है जिसमें एक बल्ब है, एक बैटरी है, एक स्विच है। सबसे पहले मैंने स्विच को ऑन नहीं किया, देखो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। और यदि मैं कहता हूं कि अच्छा ये जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो क्या चीज से बना हुआ है, इसके इन साइड में जाने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा। तो जो बेसिक नॉलेज है उसके अनुसार से आपको पता है कि ये एटम्स से बने होंगे। और एटम्स का मतलब क्या मैं उसको फर्दर डिवाइड कर सकता हूं? यस, उसमें न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और बाकी उसके अंदर भी जा सकते हैं। अभी हम वहां जाने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं इस एटम पे फोकस करूं तो आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है। इवन यदि मैं इसको पूरे मटेरियल स्पेस में इसको देखने की कोशिश करूं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पूरे मटेरियल स्पेस में मूव करते नजर आएगा। ये जो मूवमेंट है यदि आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो आपको बहुत ही हाई स्पीड से इस पूरे मटेरियल स्पेस में मूव करते नजर आएंगे, जिसको हम थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट का होता है। इसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। ये ऑर्डर ध्यान में आपको रखना जरूरी है। लेकिन ये कब तक हमने देखा, और यदि मैंने अभी
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, हमने स्विच ऑन नहीं किया था, आप ध्यान में रखना। अब यदि वापस जाते हैं और मैं कहता हूं ऐसा करो, आप स्विच को ऑन कर दो। स्विच को ऑन करते ही इमीडिएटली बल्ब ग्लो हो गया। अब यदि आप उसी इनसाइड में उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखने की कोशिश करोगे तो आपको रैंडम मोशन के साथ साथ क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक डायरेक्शन में मूवमेंट दिखना शुरू हो गया है। इसको हम टर्म देंगे ड्रिफ्ट। मतलब जो हाई रैंडम वेलोसिटी है उस पे एक और स्पीड सुपर इंपोज हो चुका है, एक और वेलोसिटी सुपर इंपोज हो चुका है, और वो है ड्रिफ्ट, जिसको हमें समझना है। तो ये इसको ध्यान रखना कि यहां पे जैसे ही हमने ऑन किया उसको हमने टेक्निकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इसमें क्या हो गया है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गया है, ड्रिफ्ट करना शुरू हो गया है। इसको यदि सिंप्लीफाइड वर्जन में देखें, तो यदि एनालॉजी के थ्रू देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में एक बॉल है, इंक्लाइन पे यदि मैंने यहां से रिलीज किया तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे की तरफ ये बॉल आ तो रही है, लेकिन स्पीड, कंटिन्यूअस स्पीड गेन नहीं हो पा रहा है। और कंटिन्यूअस स्पीड गेन नहीं होने का कारण क्या है, ये कॉलिजन। अब इस बेसिक इमेजिनेशन के साथ में हम ड्रिफ्ट थ्योरी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करूं तो जो जो चीज हमने कंसीडर किया है पहले उसे मार्क कर लेते हैं। सपोज करो कि ये कंडक्टर है, कोई खास कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया, काइंड ऑफ जैसे कॉपर ले लेते हैं। इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखने की कोशिश करें और उसके पाथ को देखने की कोशिश करें तो आपके पास में जो रैंडम मोशन है उसकी वजह से एक जो पाथ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का जिगजैग पाथ मिलेगा। यहां पे नोटिस करने वाला दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि ये जो मार्क मैंने यहां पे बताया है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है। आप इसको पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं। और ये जो आपके पास में फ्री पाथ है दो कॉलिजन के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रहा होगा। और ये कब है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं अप्लाई किया है। दूसरा, आप यहां पे ध्यान दो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो ऑलमोस्ट क्लोज है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है रैंडम मोशन के साथ में, लेकिन कहीं भी ऑन एन एवरेज जा नहीं पा रहा है। अब इसी में यदि हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। कैसे? बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल सोर्स अक्रॉस दिस कंडक्टर। तो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में एस्टैब्लिश होगा, सेम एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम देखने की कोशिश करें, उसके पाथ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो अभी रैंडम मोशन के साथ में आपको यह दिखेगा कि इसमें एक खास डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है। मार्क करो दो तीन चीजें कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसको पाथ को ड्रॉ करने की कोशिश किया तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है उसमें खास डिस्प्लेसमेंट हो गया है। और हमारा इंटरेस्ट यहां पे इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के रेट पे है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड ये कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। इसी को हम यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज यहां पे ध्यान दोगे कि जब भी दो कॉलिजन के बीच में इस पाथ को देखने की कोशिश करोगे तो ये स्लाइटली कर्व आपको नजर आ रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। उसका कारण क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन में दो मोशन सुपर इंपोज है, एक रैंडम और एक ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट किसकी वजह से है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से है। अब जो रेट हमें यहां पे निकालना है, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का जो रेट निकालना है, उसके लिए हमें कुछ बेसिक पैरामीटर को पहले समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मीन फ्री पाथ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है आपके पास में एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल के बीच में, तो इसके बीच का जो ये पाथ है इसी को हम लोग फ्री पाथ कहेंगे। और हमारा इंटरेस्ट यहां पे है कि इसका एवरेज, यदि n इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको हम यदि एवरेज आउट करें तो जो वैल्यू आपके पास आएगा इसी को हम मीन फ्री पाथ कह देंगे, जहां पे n क्या है, आपके पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑर्डर यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो ये 10 एंगस्ट्रम पे होता है। 10 एंगस्ट्रम का मतलब क्या हो गया, लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर, लगभग नहीं, एग्जैक्ट। ओके, सो 10 टू द पावर -10 मीटर बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस है। ओके, सो ये आपको थोड़ा सा जो क्वांटिटेटिव आइडिया है ये आपको ध्यान में रखना है कि मीन फ्री पाथ बहुत ही छोटा होता है। सिमिलरली दो कॉलिजन के बीच में इसने कुछ टाइम स्पेंड किया है, दो कॉलिजन के बीच में
तो इस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। और यहां पर भी मुझे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चाहिए, और एवरेज हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम मीन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। इसका ऑर्डर आप देखने की कोशिश करोगे तो वेरी स्मॉल 10⁻⁻14 सेकेंड आपको दिखेगा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंट के केस में हमने देखा, तो हमारे पास में एक रैंडम मोशन है, और इस पाथ को हमने देखा कि यह जिगजैग पाथ हमें कैसे मिलेगा। ओके, और इस केस में एक एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बनाने में हेल्प करेगा। यदि मैं कॉलिजन से पहले के स्पीड को देखूं, और लेट्स से कि मैं कहता हूं कि v है, डेफिनेटली वो थर्मल वेलोसिटी है। सो कॉलिजन के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन इमर्ज करेगा वो सेम स्पीड v से करेगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन रैंडम होगा। ये कॉलिजन के बाद मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन आपको पता नहीं है। और इस वजह से, इस रैंडमनेस की वजह से, यदि मैं इस रैंडम वेलोसिटी का एवरेज लेने की कोशिश करूं n इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहां पे रैंडमनेस की वजह से। और हम यूं कह सकते हैं कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रैंडम मोशन है, और उस रैंडम मोशन का एक तरह से एवरेज वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट। जहां इलेक्ट्रॉन है वहीं पे बाद में भी रह जाएगा आफ्टर सम टाइम इंटरवल, रैंडमनेस की वजह से। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट कि क्या होगा यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही हमने देखा था कि पाथ कुछ इस तरह का हो जाता है, और यहां पे एक नेट डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आने लगता है। लेकिन हमें क्या इंटरेस्ट है? हमें इसके रेट पे इंटरेस्ट है। तो यदि मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है उसने डिस्प्लेस कितना किया है, तो उसके लिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा? Q टाइम्स ऑफ E। और यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को नेगेटिव जानते हैं कि हमें पता होता है, इसलिए हमने यहां पे माइनस रख दिया है। और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इसकी वजह से एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन को फोर्स पर यूनिट मास, यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सीलरेशन होगा। और डेफिनेटली अब इस एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी में गेन होगा। सो हमारा इंटरेस्ट है कि एक ith इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाए, और वो एक जनरल टाइम t पे कितना वेलोसिटी है उसको लिखते हैं। अब यदि मुझे एक जनरल टाइम पे बात करनी है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? t = 0 लेना पड़ेगा। तो जो लास्ट कॉलिजन हुआ है और जो नेक्स्ट कॉलिजन होने वाला है, उससे पहले, उसके बीच में ही हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं। सो t = 0 हमने ले लिया लास्ट कॉलिजन पे, और उस समय वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं? डेफिनेटली उस थर्मल वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने वो एजम्पशन ड्रिफ्ट थ्योरी का बताया कि आफ्टर कॉलिजन इलेक्ट्रॉन विल इमर्ज विद द सेम स्पीड, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस ti टाइम पे मुझे क्या करना है? वेलोसिटी को लिखना है। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी इसमें vi है जो कि थर्मल वेलोसिटी है, और अब इस एक्सीलरेशन में ti से यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 80 हो गया। और आपको पता है कि यहां पे हम ti को क्या कह सकते हैं? ti को कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो ti रिलैक्सेशन टाइम हो गया, और मुझे मतलब है इसके एवरेजिंग से, तो मैं इसको सिंबॉलिकली एवरेज लिख सकता हूं। सभी का एवरेज मुझे निकालना है, और यहां पे ये कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया, मुझे इसका एवरेज निकालना है। अब इसके एवरेज को तो हम क्या कह देंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इसको vd कह देंगे। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थर्मल वेलोसिटी है, वही रैंडम वेलोसिटी है। और हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज को हम लोग टाउ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया? टाउ कर दिया। तो अब आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होने वाला है उसका वेलोसिटी कैसे हम दे सकते हैं? vd = -e × τ/m टाइम्स ऑफ e। जहां पे आपको ध्यान देना है e क्या है?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा, हो सकता है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस है, तो उसके चार्ज को यहां पे लिखेंगे। बट यहां पे हमने अभी कंसंट्रेट कर रखा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो पे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, और यहां पे टाउ डेफिनेटली किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और ये बाहर से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो है ई। माइनस यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ अब यदि मैं इसके एवरेज वैल्यू को इमेजिन करने की कोशिश करूं कि सपोज करो कि एक कंडक्टर है, मैंने पोटेंशियल अप्लाई करके इसके इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दिया है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में हम एक एवरेज वीडी असाइन कर सकते हैं। और वो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा। यहां पे हमने अभी अभी देखा था कि रैंडम वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू होता है 0 होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ऑन एन एवरेज अब आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो नजर आने लगा है, मतलब अब हम यहां पे कैपेबल हैं इस पोजीशन पे कि मैं अब करंट यहां पे डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि अब हमारे किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप आ जाओगे तो ये आपको क्या होता नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता नजर आ रहा है। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसा लिखेंगे? इससे लिखेंगे, जिसको याद रखना है, और इसके मैग्नीट्यूड को ड्रिफ्ट स्पीड कह दे, और मैग्नीट्यूड को देखोगे तो इसकी डिपेंडेंसी किस किस चीज पे है? चार्ज ई पे, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 होगा, टाउ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यदि मैं मटेरियल को कांस्टेंट कर दूं, मतलब सपोज करो कि लेट से मैंने कॉपर यहां पे ले लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, लेट से कि रूम टेम्परेचर पे हम चर्चा कर रहे हैं, और बाहर से जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है यदि हम इसको कांस्टेंट कह दे, तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा वो डेफिनेटली सेम होगा। क्लियर? और ये कांस्टेंट हमारे पास में हो जाएगा। नाउ अब हम कुछ फैक्ट एंड फिगर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले उस फैक्ट एंड फिगर से पहले आप मुझे बताओ, यहां पे ई टाउ बाई एम जो है, ये जो क्वांटिटी है एक गिवन मटेरियल और गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, तो इस क्वांटिटी को हम एक नाम दे देते हैं म्यू। इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ये म्यू जो ई टाउ बाई एम है, इसको रेशियो ऑफ वीडी और ई भी कह सकते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? मोबिलिटी। सो मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, लेट्स से मैंने बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया, कैसे? बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर, और आपको बहुत ही ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड मिल गया। यदि इस एक्सप्रेशन को यहां पे देखने की कोशिश करोगे, तो यदि लोअर वैल्यू से डिवीजन किया है तो म्यू हायर मिलेगा, और यदि हायर अपर पार्ट में है तो ये भी हायर इंडिकेट कर रहा है। मतलब इसको यदि मुझे एक तरह से क्वालिटेटिव टर्म्स में इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाए इस मोबिलिटी को, तो हम ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी क्या बताता है कि चार्ज कैरियर का ईजीनेस को बताता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में कितना इजीली चार्ज कैरियर क्या होगा? ड्रिफ्ट कर सकता है और करंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट में यदि मैं कहूं कि म्यू क्या कांस्टेंट है, सो यस कांस्टेंट है, लेकिन कब? जब आपने मटेरियल को नहीं बदला है, टेम्परेचर को नहीं बदला है। दूसरा, चार्ज कैरियर जरूरी नहीं कि हमेशा ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है कि लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोटॉन एक चार्ज कैरियर है। यदि प्रोटॉन चार्ज कैरियर है, तो क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मोबिलिटी ज्यादा होगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर होता है देन प्रोटॉन। नाउ कमिंग टू दैट फैक्ट्स एंड फिगर, आपके साइंस में जो क्वांटिटेटिव आइडिया होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लिया कॉपर को, लेट्स से कॉपर को हमने कंसीडर किया, और कुछ इसके फैक्ट को देखते हैं। इसका लेंथ हमने लिया है 10 मीटर, और मैंने इसके क्रॉस में 10 वोल्ट क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया पोटेंशियल को। अब इसकी वजह से क्या इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ है, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं V/L से 10/10 1 वोल्ट पर मीटर। मतलब इस अरेंजमेंट में हमने इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दिया है 1 वोल्ट पर मीटर।
तो बाकी पैरामीटर्स को हम यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कितना इसका रैंडम वेलोसिटी होगा, कितना इसका ड्रिफ्ट होगा, दोनों का कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले यदि रूम टेम्परेचर पे रैंडम वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाए तो वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगा। इसके कैलकुलेशन का जो रेफरेंस है वो ये है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे 3 kT/me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, और जब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं तो यहां पे 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट इतना आ जाता है। यहां पे आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना है, लेकिन जरा सा इमेजिन करो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 102 स्मॉल सिटी के बीच में लगभग 100 किलोमीटर यदि डिस्टेंस है, यदि आप कार से जा रहे हो तो मोर देन आई थिंक 1.5 आवर से ज्यादा ही लगेगा। आप देख रहे हो उस डिस्टेंस को 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। मतलब रैंडम वेलोसिटी, उसका जो मैग्नीट्यूड है कितना ह्यूज है, ये दिमाग में आपको रखना है। ओके, नाउ यदि हम टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन यदि कॉपर के केस में ले तो ऑलमोस्ट 3 × 10⁻14 सेकेंड होता है। ये सब फैक्ट है, याद नहीं रखना है, बहुत स्मॉल है, ये ध्यान में रखना है। अब इस बेसिस पे, और इसमें एक और दूसरा चीज है कि यदि हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ध्यान रखें, ध्यान रखना फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली, जो मटेरियल स्पेस में रैंडमली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसका यदि हम डेंसिटी देखें कि कितना नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वो 10⁻29, बहुत ही वेरी इनॉर्मस हाई वैल्यू है। इसको ध्यान में आपको रखना है। अब इस सारे वैल्यू के साथ में यदि मैं ड्रिफ्ट स्पीड को निकालने की कोशिश करूं तो अब हम यहां पे देखेंगे कि ये 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, रैंडम वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब कितना स्लो है, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप इस रिलेटिव चीज को आपको ध्यान में रखना है। मतलब यदि मैं आपसे यह कहता हूं कि सपोज करो कि इस क्रॉस सेक्शन पे ध्यान दो कि यहां पे एंटर करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रॉस सेक्शन पे, उसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मुझे जब ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू पता चल गया कि ये 5 मिलीमीटर पर सेकेंड है, मुझे ये लेंथ मालूम है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं, और ये टाइम कितना हो जाएगा, ये 30 मिनट्स, मतलब 0.5 आवर, आधे घंटे में यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है। दिस इज सो स्लो स्पीड, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, सो कॉपर कंडक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा कि जो इसमें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रैंडम मोशन है, बहुत ही ह्यूज वैल्यू का है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड का। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दोनों मोशन एक साथ सुपर इंपोज होगा, रैंडम के साथ साथ ड्रिफ्ट भी, लेकिन ड्रिफ्ट बहुत ही स्लो होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको जानना जरूरी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जैसे ही मैं यहां पे अक्सर, जैसे हमने अभी शुरुआत में भी देखा था कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं बल्ब ग्लो हो जाता है, लेकिन आप ही अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, उसका स्पीड तो बहुत ही कम है, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों होता है? सो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जहां पे है, जो इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहीं से मूव करना स्टार्ट, वहीं से ड्रिफ्ट करना स्टार्ट। इसीलिए आपको इमीडिएटली आपको दिखता है कि ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही आपका लाइट, फैन सभी के सभी ऑन हो जाते हैं, फंक्शन करना शुरू कर जाते हैं। ओके, नाउ दूसरा नोट, अभी तक कई बार हमने चर्चा कर लिया कि एक बार यदि मैं कंसीडर कर लेता हूं गिवन मटेरियल, जैसे मैं कॉपर को कंसीडर करते हुए यहां पे चल रहा हूं, तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रैंडम मोशन तो कर रहा है। और हमने ये भी देखा, बार बार ये कहा कि गिवन मटेरियल और एट गिवन टेम्परेचर क्या हो रहा है कि हमारा ड्रिफ्ट स्पीड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट करते हो, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा यदि गिवन मटेरियल में मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं? एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब कि दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम मिलेगा वो कम मिलेगा, और एवरेज बेसिस पे आपके पास में टाउ डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि टेम्परेचर बढ़ाते ही आपका कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, टाउ
मीन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जा रहा है। और मीन रिलैक्सेशन टाइम यदि डिक्रीज हुआ तो इस पे डिपेंडेंट पैरामीटर जैसे कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखा, सो क्या ये भी इसमें भी डिक्रीमेंट आपको फील होगा? तो हम कहेंगे कि इसमें भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब कहूं कि जो जो पढ़ा है उसको यदि आपको समराइज करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा, ये आपके नोट्स के लिए है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, रैंडम मोशन है, और वो वेलोसिटी जो है रैंडम वेलोसिटी वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो पाथ हो जाता है वो स्ट्रेट से कर्व में ट्रांसफर हो जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाता है, और नेट डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। सो ये दो तीन चीजें। अब यहां पे जो इसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड है, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या जब करंट फ्लो हो रहा है उस समय ये कंडक्टर चार्ज हो गया है? नहीं, वो तभी स्टिल वो न्यूट्रल है, ये भी ध्यान में रखना है। अब हम एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन शुरुआत में ही पूछा, कहा कि जो ड्रिफ्ट एराइज हुआ है वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स हुआ, फोर्स आया, फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट आया। लेकिन आप क्या जानते हो, जहां पे भी फोर्स है वहां पे एक्सीलरेशन होना चाहिए, फोर्स शुड कॉज एक्सीलरेशन। तो फिर ये ड्रिफ्ट कांस्टेंट क्यों है? ड्रिफ्ट जो है इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली इसका रीजन क्या है कि जब भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में यदि हम दो कॉलिजन के बीच में चर्चा करें तो जो भी यहां पे ड्रिफ्ट स्पीड गेन किया है वो यहां पे लूज कर जाएगा, उसके पास रैंडम वेलोसिटी होगा, फिर क्या करेगा, फिर से गेन करेगा, फिर लूज कर लेगा, फिर गेन करेगा, फिर लूज करेगा। कौन किसको? ड्रिफ्ट स्पीड को। और यही कारण है कि कभी भी वो एक खास कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा गेन नहीं कर पाता। ओके, सो कांस्टेंट स्पीड का कारण आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपने यहां पे देखे कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट हो रहा है मेटल के केस में वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल में, वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है? नो, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ ड्रिफ्ट थोड़ी है। इस केस में जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इनसाइड में तो दो मोशन सुपर इंपोज होता है, एक ड्रिफ्ट और एक रैंडम। सो रैंडम की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सभी के सभी ड्रिफ्ट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ऑफ कोर्स नॉट, ये आंसर हमारे पास में हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहां पे, ये कई बार हमने समरी में भी आपको बता दिया कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के समय में जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन, दो कॉलिजन के बीच में वो स्ट्रेट लाइन ही होता है या स्लाइटली डिफरेंट देन स्ट्रेट लाइन होता है? ऑब्वियसली आपने कई बार देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन है ये पाथ, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये स्लाइटली कर्व हो गया है। अब एक पीवाईक्यू को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया गया, और फिर कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो क्या मोबिलिटी आप इसको बता सकते हो? मोबिलिटी अभी अभी हमने डिफाइन किया है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपको 7.5 अपॉन 3 ऑलमोस्ट 2.5 हो गया, और ये 10 टू द पावर -4 अपॉन 10 टू द पावर -14 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। सो आंसर आपके पास में थर्ड हो गया। सो अब यदि कहूं कि इस पूरे डिस्कशन में जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, क्या आपको ध्यान रखना ही रखना है? सबसे पहले ये पूरे सर्किट को यदि आप ध्यान में रखते हो कि जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कंडक्टर के क्रॉस में, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है, और उसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन को हम एक एवरेज वैल्यू जिसको ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं उतना असाइन कर सकते हैं, और हमें इमेजिन हो सकता है कि ये फ्लो होना शुरू हो गया है। और ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसको इन सब पैरामीटर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कितना, ई टाउ बाई एम टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे माइनस साइन जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। इतना यदि ध्यान में रखोगे तो आपके पास में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे।